सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। यूपी के गाजियाबाद में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। दिल्ली में अजीत सिंह का सरकारी मकान खाली कराने से भड़के ये लोग यूपी के मुरादनगर से दिल्ली जाने वाला पानी बंद करने पहुंचे थे। इसी दौरान ये बवाल हुआ। पुलिस ने आरएलडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भी भड़क गए और पुलिस वालों से उलझ गए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा गया। मुजफ्फरनगर से सैकड़ों की तादाद में अजीत सिंह समर्थक गाजियाबाद के मुरादनगर के लिए रवाना हुए थे। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गाजियाबाद से पहले जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पार करके मुरादनगर की ओर बढ़ते चले गए। आरएलडी कार्यकर्ताओं की भीड़ गाजियाबाद पहुंच गई। भीड़ जब मुरादनगर के वाट पंप स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। मुरादनगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए। इनमें गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह समेत 30 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी मुरादनगर स्थित गंगनहर जा पहुंचे और उन्होंने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाले रेगुलेटर बंद कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रेगुलेटर पर वापस कब्जा करते हुए पानी की सप्लाई बहाल की। मेरठ में भी चौधरी अजीत सिंह का बंगला जबरन खाली कराए जाने और बिजली पानी सप्लाई काटे जाने के विरोध में जमकर बवाल हुआ। अजीत सिंह समर्थक इस बंगले को उनके पिता चौधरी चरण सिंह की याद में स्मारक घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद भी बंगला नंबर 12 किसान ट्रस्ट की गतिविधियों का केंद्र बना रहा और अजीत सिंह इसका संचालन करते रहे, लेकिन केंद्र में सत्ता बदलने के बाद उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा और बंगले की बिजली पानी सप्लाई भी काट दी गई। आरएलडी समर्थक इसी बात पर भड़के हुए हैं। उधर कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के 12 तुगलक रोड लेन के बंगले को मेमोरियल बनाने की आरएलडी की मांग का समर्थन किया। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई एक अहम बैठक में शिवसेना नेताओं ने आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया है। शिवसेना के सभी नेताओं ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को पूरे अधिकार दिए हैं इस बारे में निर्णय लेने का। हमने कहा कि महाराष्ट्र का आत्मसम्मान और शिवसेना का स्वाभिमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में सीटों के सम्मानजनक बंटवारे को लेकर बीजेपी की ओर से मिले एक दिन के अल्टीमेटम पर शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र का आत्मसम्मान और शिवसेना का स्वाभिमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में सीटों के सम्मानजनक बंटवारे को लेकर बीजेपी की ओर से मिले एक दिन के अल्टीमेटम पर शिवसेना ने तल्ख लहजे में कहा है कि उसे कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता। इससे पहले बीजेपी ने शिवसेना को एक दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया कि अगर सीटों को लेकर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई एक बैठक के बाद ये फैसला हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को दो टूक कह दिया है कि आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को नसीहत भी दी और कहा कि जैसे बीजेपी ने 2 कदम बढ़ाए हैं वैसे शिवसेना भी 2 कदम आगे चले। मैं तो दोनों पार्टियों को अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। उधर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाद सुलझ गया है और साथ में चुनाव लड़ेंगे। कोई विवाद नहीं है, सारा विवाद सुलझ गया और गठबंधन रहेगा और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कोई खटाई नहीं है, गठबंधन ही रहेगा और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कोल्हापुर में चुनावी रैली कर प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधा और सिंचाई घोटाले का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घोटाले की सही से जांच होती तो मंत्री जेल में होते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। एमएनएस के तेज तर्रार विधायक राम कदम ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राम कदम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए।
राम कदम महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी बोलने के विरोध में एसपी विधायक अबू आजमी को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा राम कदम पत्रकार को थप्पड़ मारकर भी कंट्रोवर्सी में बने रहे थे। वहीं एनसीपी ने भी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी नेता सुनील तत्कारे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने जल्द जवाब नहीं दिया तो एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि एनसीपी 144 सीटों से कम में समझौता नहीं करेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के खिलाफ दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों ने जमकर हंगामा किया। एक तरफ हैदराबाद हाउस में भारत चीन के बीच शिखर वार्ता हो रही थी, तो वहीं बाहर तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर तिब्बती प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद हाउस के बाहर हो हंगामा, प्रदर्शन कर रहे तिब्बती शरणार्थियों और पुलिस के बीच इस दौरान जबरदस्त झड़प भी हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद इन पर काबू पाया गया और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के विरोध में धौला कुआं इलाके में एक प्रदर्शनकारी ऊंचे पोल पर चढ़ गया और तिब्बत का झंडा लहराने लगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस तिब्बती शरणार्थी को पोल से नीचे उतरवाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ होटल ताज पैलेस के बाहर भी तिब्बती शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। इसी ताज पैलेस होटल में चीनी राष्ट्रपति ठहरे हुए हैं। चीन से तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाए। इन प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन को भारत से सीखना चाहिए और तिब्बत की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा से बात नहीं बनेगी। India's problem. So you see, sooner or later, you have to solve these problems, not by force, but by understanding and talk. Understanding comes through talk. चीनी राष्ट्रपति का विरोध कानपुर में भी हुआ। यहां के कारोबारियों ने चीनी सामान की होली भी जलाई। इन लोगों का कहना है कि चीनी सामान की वजह से स्थानीय कारोबार प्रभावित होता है। शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीनी घुसपैठ पर नाराजगी जताई। मोदी ने दो टूक कहा कि बेहतर संबंध के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। पीएम मोदी ने चीन के सामने सीमा विवाद का मसला भी उठाया और कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद सुलझाना होगा। उन्होंने चीन पर वीजा नीति पर भी चिंता जताई। सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। चीनी घुसपैठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना कि सीमा पर कुछ घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने सीमा विवाद को इतिहास का विषय भी बता दिया। China has the determination to work with India through friendly consultation to settle the boundary question at an early date. इस बीच खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के बाद लद्दाख के चुमार में घुसे चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। भारतीय सीमा के अंदर चुमार में चीन के 350 सैनिक घुस आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1.5 घंटे चली शिखर वार्ता में घुसपैठ और सीमा विवाद का मुद्दा तो छाया रहा, लेकिन साथ ही 12 अहम समझौतों पर भी दोनों देशों में करार हुआ। अगले 5 साल में चीन भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। चीन भारत में दो इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाएगा। दोनों ही देशों ने आयात निर्यात और कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट पर करार भी हुआ। कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला से नया रास्ता खोला जाएगा, जिससे यात्रा में कम वक्त लगेगा और यात्रा आरामदेह भी होगी। ये रास्ता उत्तराखंड वाले रूट से अलग होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि नाथुला दर्रा मानसरोवर यात्रा के लिए खोलना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। अगर ऐसा होता है तो इससे सूबे के पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। भारत और चीन के बीच 5 साल के लिए आर्थिक और व्यापार विकास योजना का करार हुआ। शंघाई और मुंबई को ट्विन सिटी बनाने का समझौता किया गया। साथ ही रेलवे व्यवस्था को मजबूत करने पर बात हुई। इसके अलावा ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के लिए भारत और चीन में करार हुआ। मीडिया, सिनेमा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया गया। बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग के लिए भी समझौता हुआ।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 देशों के एक आर्थिक कॉरिडोर का फॉर्मूला भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, जिससे चारों देशों में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चीन आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों ही देशों ने शिखर वार्ता का सिलसिला बनाए रखने पर जोर दिया और बातचीत के जरिए संबंधों को पुख्ता करने की बात कही। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अलग से भी मुलाकात की। करीब 25 मिनट की ये मुलाकात होटल ताज पैलेस में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन 19 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा। मुलाकात का कार्यक्रम शाम 7 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में रखा गया है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने का वायदा करने वाले झूला झूलने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, अभी तो झूला झूल रहे हैं, अभी कुछ नहीं कहूंगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी अगवानी की और उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मंत्रियों और नेताओं से मिलवाया। राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी के जवानों ने बैंड के साथ उन्हें सलामी दी। राष्ट्रपति भवन में हुई अगवानी के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन में दोस्ती दोनों ही देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि चीन भारत से दोस्ती को और आगे ले जाना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी की समाधि पर उन्होंने फूल चढ़ाए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी पेंग लियुयान और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। राजघाट में श्रद्धांजलि देने के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बापू के समाधि स्थल की परिक्रमा भी लगाई और कुछ वक्त के लिए ध्यान भी लगाया। उनकी पत्नी ने भी महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। राजघाट में विजिटर्स बुक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विचार भी लिखे। उन्होंने लिखा कि जब तक आत्मा रहेगी तब तक गांधी जी का नाम रहेगा। जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुयान ने भी विजिटर बुक में संदेश लिखे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को गांधी जी पर कई किताबें राजघाट प्रबंधन की तरफ से दी गईं। साथ ही उनकी पत्नी को गांधी प्रतिमा भेंट की गई। जिनपिंग को यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चरखा भी भेंट किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुयान दिल्ली के बसंत विहार में स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के प्रोग्राम में शरीक हुई। यहां स्कूली छात्राओं ने उनके सम्मान में कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए, जिसका उन्होंने लुत्फ उठाया। स्कूली बच्चों को नाचते गाते देख चीनी राष्ट्रपति की पत्नी खुद को रोक नहीं पाई और पेंग लियुयान ने भी गाना शुरू कर दिया। वो खुद चीन की स्टार सिंगर रही हैं। चीनी राष्ट्रपति की पत्नी पेंग लियुयान ने स्कूली बच्चों को कैलीग्राफी भी सिखाई। उन्होंने कागज पर ब्रश से चीनी भाषा के कुछ शब्द लिखे और बच्चों को दिखाया। उन्होंने स्कूली बच्चों को ये भी बताया कि कैलीग्राफी के दौरान ब्रश कैसे पकड़ा जाता है। लव जिहाद का मामला उठाने वाले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि योगी के बयान से उन्हें गहरी आपत्ति है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ के और साक्षी महाराज के और कोई एक ठाकुर है उसके जो कुछ बयान आए हैं, उससे मैंने कहा कि मेरी उस तरह के बयान से मेरी आपत्ति है और मैं उससे सहमत नहीं हूं। उस बयान से सारे लोग अपनी सहमति व्यक्त करें जो है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि वो लव जिहाद जैसे टर्म के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जैसे नेता जो बोलते हैं वो बीजेपी की पार्टी लाइन नहीं है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक निर्दलीय विधायक दिनेश राय उर्फ मुनमुन ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर पूर्व महिला सांसद नीता पटेरिया की साड़ी के पल्लू से सार्वजनिक रूप से हाथ पोंछ लिए। उस समय महिला नेता को इस बारे में पता नहीं चल पाया। जब विधायक ने ये हरकत की उस समय नीता पटेरिया मंच पर विधायक के आगे खड़ी थी। इस हरकत पर मंच पर खड़े बाकी नेता हंसने लगे। मंच पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ स्थानीय सांसद बोध सिंह भी मौजूद थे। बवाल बढ़ने पर विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि भाभी से मजाक किया था, उन्हें हाथ नहीं लगाया। वहीं पूर्व सांसद नीता पटेरिया ने इस मामले में कहा है कि उन्हें मंच की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने विधायक की शिकायत आलाकमान से भी की। एशिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये कैदी डकैती के मामले में सजा काट रहा था। हत्या की वारदात जेल नंबर 1 की है। खबर के मुताबिक हत्या के मामले में तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद प्रमोद नाम के कैदी ने सलमान नाम के दूसरे कैदी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और प्रमोद ने सलमान पर हमला कर दिया।
प्रमोद पर हरिनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। बड़ा सवाल यह है आखिर प्रमोद के पास हथियार आए कहां से। इस वारदात ने तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में जेएसएस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरा लगे होने का मामला सामने आने के बाद छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। कॉलेज प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा है। टॉयलेट में स्पाई कैमरा देखकर छात्राएं हैरान रह गईं। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर वीडियो क्लिप बनाने का आरोप लगाया। कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही मीडिया के एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया। यूपी के बागपत में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कुछ घर भी उसकी चपेट में आ गए। आग लगने की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन जब तक टैंकर में मौजूद गैस खत्म नहीं हुई आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी हो गए। पटना सिटी में एक बेकाबू बोलेरो कार रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिर पड़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार और शवों को बाहर निकाला। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी देने वाले शख्स का नाम बताने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर प्रशांत ने कहा कि नाम बताने से उस शख्स की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। दरअसल प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अपनी सीलबंद लिफाफे में बताएं कि उन्हें सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी किसने दी। इसी डायरी के आधार पर प्रशांत ने दावा किया था कि रंजीत सिन्हा आरोपियों से मिलते रहे हैं। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि प्रशांत भूषण ने जो विजिटर डायरी दी है उसमें 90% नंबर फर्जी हैं। रंजीत सिन्हा पहले ही सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुके हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत सवाल उठाए थे और कहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। सीबीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन प्रतिभावान लोगों को चांस नहीं मिल पाता। इस मामले में अब अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। तमिलनाडु में चेन्नई की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को 30 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का समन जारी किया। मानहानि का यह मामला मुख्यमंत्री जयललिता ने दर्ज कराया है। स्वामी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मानहानि वाले कमेंट्स किए थे। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस इंस्पेक्टर से मारपीट के एक पुराने मामले में पुलिस ने उन्हें समन भेजा है। झारखंड के दुमका में सीएम हेमंत सोरेन की गाड़ी के सामने एक शख्स लेट गया। बड़ी मुश्किल से उसे हटाया गया। ये कांग्रेस नेता और दुमका नगर परिषद का वार्ड कमिश्नर है जो विकास के कामों में धांधली की शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचा था। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर राजस्थान में बवाल मच गया है। कानून लागू करने में लगी वसुंधरा सरकार और सामाजिक संगठनों में ठन गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर की अगुवाई में कई संगठनों ने विधानसभा तक मार्च निकाला। सामाजिक संगठन राजस्थान की वसुंधरा सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर में ठन गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर की अगुवाई में कई संगठनों ने विधानसभा तक मार्च निकाला। सामाजिक संगठन राजस्थान की वसुंधरा सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। यूपी के बिजनौर में एनआईए की टीम ने शहर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की। टीम ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया जो पिता पुत्र हैं। आतंकी फोन पर ये कहते हुए सुने गए थे कि जल्द ही शहर से बाहर निकलना है। बाढ़ से तबाह हुए जम्मू कश्मीर की मदद के लिए संयुक्त अरब अमीरात सामने आया है। अमीरात ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन सहायता देने की बात कही है। साउथ कोरिया में कल से 17वां एशियन गेम शुरू हो रहा है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। दिल्ली के आनंद विहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाकर महज 3000 रुपए में प्लेसमेंट एजेंसी को बेच देते थे। उनके साथ रेप किया जाता था। दिल्ली पुलिस ने एटीएम में डकैती डालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और एटीएम तोड़ने वाले औजार बरामद किए गए। यूपी के बहराइच में पुलिस ने रोजगार सेवकों पर जमकर लाठियां बरसाई। ये लोग 1.5 साल से रुके वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए जमकर लाठियां बांधी। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। युवक इलाहाबाद का रहने वाला है। ये खुद को आईपीएस बताकर होटलों पर खाना खाता था और बिल नहीं देता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
आगरा के ताजगंज इलाके में सिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर एक लड़की पर चाकू से कई वार कर दिए। वारदात के बाद भागते वक्त लोगों ने उसे घेर लिया तो उसने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोरखपुर में 1.5 लाख स्कूली बच्चों ने पीएम को पोस्ट कार्ड लिखकर उनसे गोरखपुर में एम्स बनाने की मांग की। बच्चों ने लिखा कि अभी मरीजों को गोरखपुर से रेफर करने के बाद काफी मुश्किल होती है। दिल्ली में साकेत कोर्ट में रेप पीड़ितों या बच्चों को अब आरोपियों के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। कोर्ट में अलग से व्यवस्था की गई है जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित बयान दे सकेंगे। कड़काडूमा कोर्ट में पहले से ये व्यवस्था है। लखनऊ नगर निगम जल्द ही हाईटेक हो जाएगा, जिसके बाद लोग अपना हाउस टैक्स एसएमएस से जानकर उसका भुगतान भी ऑनलाइन कर पाएंगे। धनबाद में एक नींव की खुदाई के दौरान 150 मुगलकालीन चांदी के सिक्के मिले, जिसे मजदूरों ने आपस में बांट लिया। बाद में पुलिस मजदूरों से सिर्फ 38 सिक्के ही बरामद कर पाई। इन सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखा हुआ है। आगरा में होने वाली रामलीला में इस बार शाहरुख खान सीता का रोल निभाएंगे। बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र शाहरुख को अभिनय का शौक है। मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद उन्हें घरवालों की सहमति मिल गई है।